सबसे पहले तो ये होगा गिरफ्तारियां अमल में आएंगी, शिनाख्त परेड होगी। हम साबित कर देते हैं इस केस को इसी तरह से जिस तरह से एफआईआर को लेके जाया जाएगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों को सजाए मौत भी हो सकती है जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे। फिर उनकी शक्लें ली जाएंगी, किसने उस पर हमला किया, किस नौयत का किया, कैसे किया, कौन हमलावर हुआ। असल में होता ही है, हमारे मुआशरे में ये चल रहा है कि जब किसी के साथ कोई बदतमीज़ी करते हैं तो वो बजाय थाने में जाने के चुप करके घर में बैठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर रिपोर्ट्स। नाजरीन, टिकटॉकर आयशा अकरम के केस ने बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखी है। पुलिस ने भी बहुत से नौजवानों को पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी कर रखा है, जबकि दूसरी तरफ कानून पर गहरी नज़र रखने वाले कानूनदान क्या कहते हैं, उनकी राय जानना भी बहुत सी ज़रूरी है। कितने लोगों को सज़ा दी जाएगी, कितने लोग रिहा होंगे, कितने लोग बच पाएंगे, कितने लोग कसूरवार ठहरेंगे, इस सब हवाले से बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है आतिफ भट्टी साहब, जो हाई कोर्ट के वकील भी हैं। कानून पर उनकी काफ़ी गहरी नज़र है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस केस का वो नतीजा क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भी क्या कहना चाहेंगे, क्या नताई देख रहे हैं इस केस के, इस हवाले से भी आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि इस केस में जो दफ़ात शामिल की गई हैं एफआईआर में, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। ताहाल दफ़ात मज़ीद शामिल की जा रही हैं, ताहाल शामिल की जा रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो एफआईआर को पढ़ते हैं, एफआईआर में जो दफ़ात शामिल की गई बड़ी सिंपल और क्लियर कट इसमें ये है 354A, ठीक है। बाकी भी हैं इसमें 351A है, 382 है, 147, 149 है, लेकिन जो सबसे इसमें एक अच्छी दफ़ात शामिल ये की है वो 354A इस तरह है कि इसकी अगर मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाए तो वो डेथ है, ठीक है। इसके अलावा आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। यानी अगर हम साबित कर देते हैं इस केस को इसी तरह से जिस तरह से एफआईआर को लेके जाया जाएगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों को सजाए मौत भी हो सकती है, इसके अलावा उम्र कैद भी हो सकती है। और ये अब उनका जुर्म तय करेगा और उसकी नौयत तय करेगी, देखा जाएगा जब तफ्तीश मुकम्मल होगी कि किस बंदे ने किस हद तक कितना जुर्म किया। उसके बाद फिर तयन किया जाएगा कि किस बंदे को कितनी उसको सजाए मौत देनी है, उसको उम्र कैद देनी है, उसको 10 साल कैद है, या फिर जुर्माना दे के उसको भी किया जा सकता है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब एफआईआर पढ़ते हैं तो उसमें शामिल किया गया है 300 से 400 लोगों को, ठीक है। अब ये केस इतना सिंपल सा नहीं है जैसा हम देख रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे एविडेंस आएंगे। सबसे पहले तो ये होगा गिरफ्तारियां अमल में आएंगी, और गिरफ्तारियां अमल में ऐसे नहीं आएंगी कि इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, बिल्कुल वैसा नहीं होगा। अगर केस को फेयर ट्रायल चलेगा इसका, और ट्रायल अगर हम लेके जाते हैं तो सबसे पहले ये होगा एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे, गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। गिरफ्तारियां अमल में लाने के बाद शिनाख्त परेड होगी। वो जो आयशा अकरम साहिबा और वो जो रैम्बो और वो साथ उनके तीसरे कैमरामैन और 4-5 लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उनको कहा जाएगा कि इनकी शिनाख्त परेड करें। कौन कौन से लोग थे जिनको आपने देखा या आप पहचान सकते हैं या वीडियो क्लिप की मदद से पहचान सकते हैं। फिर उसके अलावा वो जितना अब पुलिस ने एक ऐलान किया है कि जिसके पास जो डाटा है, जो वीडियो है, हमारी मदद के लिए हमें वो दी जाए। अच्छा, वो फिर वीडियो दी जाएंगी, फिर सबसे पहले उन वीडियो का फोरेंसिक होगा, ठीक है, साइंस लेबॉर्ट्री में भेजी जाएंगी और देखा जाएगा कि वो वीडियो एडिटेड तो नहीं है, यानी उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली तो नहीं की गई, बिल्कुल वैसी ही है जैसी किसी ने बनाई, या उसमें किस हद तक आपने तब्दीली की है। फिर उसके बाद वो उनमें से चेहरे लेंगे, चेहरे लेके फिर वो नादरा को भेजेंगे। नादरा को भेजने के बाद उनसे उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, कितने लोग थे जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे। फिर एक और हम जियो फेंसिंग की मदद से भी ले सकते हैं कि जब वो बीबी वहाँ मौजूद थी 3 घंटे तक वहाँ मौजूद रही, तो जियो फेंसिंग में कौन कौन से लोग, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास मोबाइल ना हो जेब में, ठीक है। तो जियो फेंसिंग में ये होता है कि जब हम 2 लोग आपस में खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, या एक पेयर की शक्ल में चलते हैं, तो हम दोनों के जो मोबाइल हैं वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, इकट्ठा पेयर बन जाता है, ठीक है। तो जब हम लेके जाएंगे जियो फेंसिंग की मदद से, तो उस वक्त 300, 400, 500, 1000 जो लोग हैं वो उसके गिर्द कितनी देर तक इकट्ठे रहे, उन सारों को डाटा इकट्ठा किया जाएगा। फिर उनकी शक्लें ली जाएंगी नादरा की मदद से, फुटेज की मदद से। फिर उसके बाद पुलिस उनको इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके शवाहिद इकट्ठे करेंगे, फिर चालान मुकम्मल होगा और फिर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। अब ये अदालत का काम है कि किस बंदे को कितनी सज़ा देनी है, किस बंदे का कितना किरदार है। अच्छा, 354A, हम 354A क्यों लगाई पुलिस ने, हम ये इसकी ज़रा थोड़ी सी करते हैं। अच्छा, तो इसमें 382 भी है, ठीक है, इसमें 351 भी है, 147 भी है, 149 भी है, ठीक है। 382 उन्होंने लगाई जनाब थेफ्ट हुआ, ठीक है, जब वो क्राउड में थी तो उसका एक बुंदा चला गया, उसका मोबाइल चला गया, पैसे चले गए, सब कुछ हुआ, नुकसान हुआ। चलें, ये इसकी इतनी नोयत नहीं है। 354 कब होती है? लेकिन अगर साथ साथ आप हमें सज़ा बताते जाएँ
तो जो है वो हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं उनको अंदाज़ा होता जाएगा इस केस की नोयत के लिहाज से कि जो लोग पकड़े जाएंगे, जो उन्होंने जुर्म किया है, जिसने चोरी की है उसका क्या जुर्म है, उसको कितनी सज़ा मिलेगी, जिस पर 350A लगी है, 1A लगी है, उसकी क्या सज़ा होगी, ये अगर बताते जाए तो। अच्छा, ये मैं बताता हूँ कि वो एफआईआर कुछ इस तरह से उन्होंने चाक की कि वो गई और वो अपना टिकटॉक बना रही थी या जो भी है ये, और लोगों ने उस पर हमलावर हुए और इस तरह से हमलावर हुए, पूरा मजमा मॉब था पूरा, वो उस पर हमलावर हुए और इस तरह से हमलावर हुए कि उसको नुकसान पहुँचाया। उसकी जो चीज़ें थी कीमती मोबाइल, जो एफआईआर में लिखा है भाई, कीमती मोबाइल और सोने का उसका कोई बुंदा, उसके जेब में से पैसे, उसके दोस्तों के साथ मोबाइल, वो चले गए। ठीक है। अच्छा, ये जिन पे आएंगे ये तो पुलिस का काम है, वो तफ्तीश करती है। इसकी सज़ा तो 1 साल 3 साल तक है। ठीक है, थोड़ा सा जुर्माना भी होगा। उसके अलावा एक असाल्ट आता है, इसमें 351 किसने उस पर हमला किया, किस नौयत का किया, कैसे किया, कौन हमलावर हुआ। अच्छा, जब 354A जब उसमें आ जाती है, हम ये देखते हैं कि 354A में किसका जुर्म किस हद तक है। अच्छा, मैं बता रहा था 354A हमें बताती क्या है, वो ये बताती है कि एक औरत है, ठीक है, और वो विद इन द क्राउड, मॉब में, रोड पे, सड़क पे, किसी मजमे में, चौक में, चौराहे में, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे, किसी पार्क में उसको बेआबरू करना, उसकी मोडेस्टी को नुकसान पहुंचाना और उसके साथ ऐसी तजलील करना कि उसको उसके जिस्म से कपड़े नोच देना ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, और इस तरह से करना कि उसको उरियाँ बना देना और लोगों के लिए उसका ऐसा जिस्म के जो पोशीदा उसके अज़ा हैं उनको नेकड़ कर देना और लोग उसको देखें, नज़ारा कराना और उसकी तौहीन करना, यानी औरत की तौहीन इस नीयत से करना कि उसको आप बेआबरू कर दो। ये 354A में फ़ॉल करती है। अच्छा, अब पुलिस का काम है, जब हम शवाहिद इकट्ठे करेंगे, देखेंगे कि पुलिस किस बंदे को किस हद तक मोर्द इल्ज़ाम ठहराती है। इसकी तफ्तीश मुकम्मल ऐसे होगी कि जब फुटेज जाएगी, कौन लोग उसके कितना करीब थे, किन लोगों ने उसको ललकारा मारते रहे, कौन उसको पिंच करते रहे, किन लोगों ने उसके कपड़े नोचे। जैसे बड़ी वाज़ेह सी वीडियो है, आप देख सकते हैं, वो ऊपर से नीचे गिर रही है और लोग उसको नीचे से उठा रहे हैं और लोग उसको लेके जा रहे हैं, किन्होंने उसके कपड़े नोचे, किन्होंने उसको किस हद तक कैसे उसके कपड़ों का वो किया। अब जब इसकी तफ्तीश मुकम्मल होगी, चालान मुकम्मल होगा, रिपोर्ट आएगी, तो फिर उसके बाद पुलिस सब की करैक्टराइजेशन करेगी कि किस बंदे का कितना इल्ज़ाम था। उस लिहाज से फिर जब केस चलेगा अदालतों में, ट्रायल चलेगा, तो फिर ट्रायल से ये बात सामने आएगी कि इस बंदे को कितनी सज़ा देनी चाहिए। तो भाई बहुत सी जो बातें हैं वो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि उसने, लड़की ने अपना नंबर गलत एफआईआर पर लिखवाया, उसने अपना घर का एड्रेस गलत लिखवाया, इस तरह की। तो ये क्या ज़रूरी होता है कि जो इतना बड़ा केस बन रहा हो उसकी एफआईआर पे नंबर और घर का एड्रेस गलत लिखवाया जाए? इसके कानूनी तकाज़े क्या हैं? अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि वो बीबी टिकटॉकर थी, यूट्यूबर थी, व्हाटएवर, वो जो भी थी, एक औरत थी, ठीक है। सबसे पहले वो थाने में नहीं गई, ठीक है। असल में होता ये है, हमारे मुआशरे में ये चल रहा है कि जब किसी के साथ कोई बदतमीज़ी करते हैं तो वो बजाय थाने में जाने के चुप करके घर में बैठ जाता है, ठीक है, कि मेरी बचाएं अपनी, मेरी इज़्ज़त बची रहे। इस औरत के साथ भी यही हुआ, यानी ये वाक़या है 14 का। 14 की शाम को ये वाक़या होता है और उसके बाद ये बीबी बेचारी चुप करके घर चली जाती है, डर के खौफ कि मेरे साथ तो जो हुआ किसी को पता ना चले। उसने खुद भी अपनी वीडियो नहीं लगाई, उसने अपनी वीडियो ना अपने अकाउंट से लगाई, ना किसी ने लगाई, ठीक है। अब हुआ ये कि जो लोगों ने उसकी वीडियो लगाई वो 17 तारीख को लगाई। अच्छा, ये मीडिया ट्रायल चला, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि लाहौर की आवाम ने उसके साथ क्या सलूक किया। उसने एप्लीकेशन नहीं दी, ठीक है। होता ये कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, वो जाती, वो पुलिस में अपनी एप्लीकेशन देती और कहती जनाब ये 14 तारीख को हुआ, ठीक है। हाँ, 15 की कॉल करती रही, वो 15 की कॉल करती रही, लेकिन पुलिस ने उसको सीरियस नहीं लिया। वो इतना क्राउड था उस दिन, इतना रश था पूरे लाहौर में, जलसा और वो पता नहीं क्या क्या जुलूस। घर का एड्रेस और नंबर गलत लिखवाने का क्या मतलब होता है बेसिकली एफआईआर में, ये पूछना है। वो पुलिस की वो है नाअहली है कि पुलिस ने उसका आईडी कार्ड चेक क्यों नहीं किया, पुलिस ने आईडी कार्ड के मुताबिक क्यों नहीं एफआईआर दी, या पुलिस ने कौन सा मोबाइल नंबर दिया। ऐसा था जब ये मीडिया एक हाईलाइट हो गया, केस हाई प्रोफाइल चला गया और सारों ने इसका नोटिस ले लिया, खान साहब ने नोटिस ले लिया आगे पीछे, तो फिर ना पुलिस ने अपनी जान छुड़वाने के लिए इसको फिल फौर अंदराज किया, अंदराज करके उसको घर से ढूंढा। ढूंढने के बाद जो रात के अंधेरे में उनको समझ आई,
वो उन्होंने कर दिया। ये कोई इतनी बात नहीं है भाई कि आपने नंबर गलत लिख लिया, नंबर की क्या बात है, एक FIR है, उस बंदी वही है, सब कुछ वही है, एड्रेस हो सकता है उसका ID कार्ड का एड्रेस वो लिखा हो, पुराना हो, नया हो, या हो सकता है वो रैम्बो का एड्रेस हो, ये हम नहीं कह सकते। ये तो पुलिस की बात है ना, पुलिस ने किस तरह से एड्रेस लिया, जो उसने एप्लीकेशन में लिखा वही लिखा, या जो FIR में जिस तरह से उसने लिया, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। 354A जो आपने बताई, इसके तहत आपने बताया कि उम्र कैद भी हो सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है। सबसे बड़ी दफ़ा इस केस में ये लगाई गई है। तो एक टाइम में कितने अफराद को मैक्सिमम ये सज़ा सुनाई जा सकती है? ये पॉसिबल तो नहीं है कि 300 से 400 लोगों को सज़ाए मौत दे दें, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ये 300 से 400 को आप एकदम ही आप टांग दें या कहें कि इनको आप उम्र कैद दे दें। वो ये होगा कि 300-400 लोगों ने उसके कपड़े नहीं नोचे, 300-400 ने उसको बेआबरू नहीं किया। बेआबरू तो किया उसको 10, 20, 30, 50 लोगों ने ना, जो करीब थे, जो करीब तरीन थे, जिन्होंने उसका कपड़े नोच के उसको नंगा किया, ये उन लोगों पे लगेगी, ठीक है। बाकी लोग उसके साथ थे, बाकी दूसरी दफ़ात भी हैं, 382 है, उसके बाद असॉल्ट है, 351A है, वो भी इसमें आएंगी। बाकी सारे उस ज़ुमरे में आएंगे कि आपस में किसी ने वो हल्ला बोला, किसी ने उकसाया, किसी ने ये किया। और 354A में वो आएंगे जो उसके इंतहाई करीब तरीन गए, जिन्होंने उसको नुकसान पहुँचाने की गर्ज से उसके कपड़े नोचे, वो इसमें फॉल करेंगे। फिर उसके बाद पुलिस उनको डिफ़ाइन करेगी कि किस बंदे का किरदार किस केस में कितना था। आपको इस केस का नतीजा क्या निकलता नज़र आता है? आया कि कोई नतीजा निकलेगा या ये केस भी थोड़ा लटक कर बाद में फ़ाइलों की नज़र हो जाएगा? अच्छा, ये अभी तो ज़ाहिरी तौर पे ऐसे लग रहा है जो मॉडल टाउन केस के साथ हुआ, इसमें भी वही होगा। जैसे उसका ट्रायल चला वैसे ही मेरा ख़्याल ये भी उसमें अपनी जान खुद ही मर जाएगा, अपनी मौत खुद ही मर जाएगा ये। लेकिन अगर खान साहब ने इसका नोटिस लिया है, ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अभी कल उन्होंने एक बयान दिया अपना कि किसी भी औरत को उसकी करैक्टर की बुनियाद पर हम उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते कि इसका करैक्टर बैड था, लूज़ था या ये था तो उसको हम जज़ा सज़ा दे दें। अच्छा, ये है कि बड़ी उम्मीद है, अदालतें हमारी बहुत अच्छी हैं, करने को हैं, सब कुछ कर सकती हैं, आज़ाद अदालतें हैं, आपके सामने हैं। और अगर इंसाफ़ किया जाए तो फिर तो इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जितने लोगों ने इसके बीच में अपना जो किरदार अदा किया, इसको मिल भी सकती है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में हर इशू की लाइफ चंद दिन होती है, इसके बाद कोई नया इशू मिल जाता है। और ये आतिफ साहब, बहुत से लोग अब ऐसे हैं जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाना उन्होंने शुरू कर दी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? उनको नहीं पकड़ा जाएगा, वो तो फिर ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी पर होंगे। अगर वो इस केस में मुलव्विस भी निकले तो फिर? अच्छा, जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि इस बंदे ने जुर्म किया है। इसका मतलब ये होता है कि वो कानून उसको बड़ी अच्छी निगाह से देखती है कि ये बंदे ने खुद सरेंडर किया है, ठीक है। ये नहीं, मैं अगर कोई जुर्म हो रहा है तो उसको पता है कि यार पुलिस मुझे इससे पहले पकड़ ले और मैं अपनी बेगुनाही भी साबित ना कर सकूं, तो फिर खुद कोर्ट में आके अपने आप को पेश कर देता है। इसको कहते हैं सरेंडर करना। तो वो सरेंडर करता है और वो कहता है जी मैं इस केस के मुताबिक अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मुझे शक है कि पुलिस मुझे मेलाफ ID से ऐसे ऐसे गिरफ़्तार करेगी और फिर मैं अपने आप को साबित भी नहीं कर सकूँगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर लोग खुद आते हैं तो इसका मतलब है वो बताएंगे और साबित करेंगे, फिर अपना वो लॉयर करवाएंगे और बताएंगे कि हमारा किस केस में, इस केस में हमारा किरदार किस हद तक था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन लोगों ने, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो रूपोश नहीं हुए। वो लोग जो चेहरे हैं वो खुद आ रहे हैं और अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई मैं वहाँ मौजूद था और ये था या वैसे था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ही उसको ये किया है। और ये अगर तासुर लें कि लोगों ने कबल ज़मानत गिरफ़्तारी करवा ली है तो वो बच जाएंगे, बचेगा नहीं। वो लोग नहीं बचेंगे जिन्होंने उसको नुकसान पहुँचाया। हाँ, जो ज़मानत करवाएंगे उसका मतलब है कि वो कानून को अच्छा समझते हैं और ख़ुद कानून के पास आ रहे हैं और आके बता रहे हैं कि भाई हम खुद आ गए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई जी। तो आपने सीनियर लॉयर आतिफ भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने तमाम दफ़ात जो शामिल की गई हैं मुकदमे में, FIR में, उनकी सज़ाओं के हवाले से भी हमें बताया। इसके साथ साथ उन्होंने इस केस की अहमियत के हवाले से बताया कि कानून की नज़र में इस केस की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और ये भी बताया कि जो लोग इस केस में शामिल हैं, इस जुर्म में शामिल हैं, वो सज़ा से कभी भी नहीं बच पाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।